तो चलिए आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा एईडीओ का जो पोस्ट था, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, उसी को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हुए, चूंकि 32 तक हम लोग जो है देख चुके थे, है ना। हम लोग 32 तक क्वेश्चन नंबर देखे थे। इसमें वैसे क्वेश्चनों को ही हम लाए हैं जो कि थोड़ा सा भाषा के दृष्टिकोण से या फिर कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो और दूसरी बात, आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने से सिर्फ नहीं होता है। उसका जो भी आप स्लिप करते हैं उस क्वेश्चन में या जहाँ भी चीज़ें आपको दिक्कत महसूस होता है, उसका रिवीजन जरूर कीजिए। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी प्रैक्टिस सेट लगाएं और जहाँ भी आप जो है जो चीज़ नहीं बनता है उसका पुनरावलोकन यानी पुनः जो है उसका रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जो है प्रैक्टिस सेट लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, कहता है किसी वस्तु को रुपये 820 में बेचकर अभी को 18% की हानि होती है। 25.5% लाभ के लिए इस वस्तु को बेचने में कितने में बेचने चाहिए। तो चलिए, ये भी अच्छा पैटर्न है और इसमें कोई खास चीज़ है नहीं हमारे समझ से। अभी को 18% का हानि हुआ, तो 18% का हानि होने का मतलब क्या है, वो जो है 100 का चीज़ क्या किया होगा, 82% में वो बेच दिया होगा। 100% हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और 18% हानि पे यानी 82% में वो बेच दिया और इसके बदले क्या मिला उसको, 820 रुपया। ठीक है, अब कहता है कि वो क्या है, 25.5% में प्रतिशत के लाभ के लिए, तो लाभ लेना है तो इसका मतलब है कि उसको बेचना कितना में होगा, 125.5% में बेचना होगा। और इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ से आप देख भी रहे हैं, चलिए ठीक है हम लोग आगे बढ़ा देते हैं इसको। अगुना 125.5, तो ये क्या है, 10 मरते कट जाएगा। ठीक है, और इसको गुना कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1255, और एक जीरो और आएगा इस पे, तो यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, एक जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1255 डायरेक्ट, इसमें कुछ नहीं था, है ना, चीज़ें जो है। और इसी को अगर आप जो है फिर क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, तब जो है थोड़ा सा ओझल होगा, लेकिन ऐसे करिएगा तो कहीं कुछ नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। जब ब्याज दर 8 माह के बाद संयोजित होती है तो किसी निश्चित राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, रुपये 3641 हो जाता है ना। तो राशि कितनी होगी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिल रहा है, 3641 रुपये, और यहाँ पे वार्षिक क्या है, रेट 15% और समय 2 वर्ष है, 8 माह। सबसे मेन जो यहाँ पे चैलेंजिंग चीज है यही, ये क्या है, ब्याज दर जो है 8 माह के बाद संयोजित होता है, इसी में बहुत लोग फंसेंगे, है ना। 8 माह तो होता क्या है जनरली, जैसे देखिए अर्धवार्षिक होता है तो क्या करते हैं हम लोग, 6 महीने पे उसको ब्याज हम लोग तसिलते, तो साल में क्या होगा, 2 बार तसिलना, है ना। कहने का अर्थ हुआ कि हमारा दर उस समय आधा हो जाता है और समय क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है छमाही में। तो हम लोग करते वास्तव में क्या है, तो करते क्या है, देखिए जैसे 15% है, तो 15% का मतलब हुआ कि हम लोग जो है 8 महीने पे तहसील रहे हैं, तो क्या होगा, 8 गुना में 8/12, यानी कि 8 महीने पे क्या तसले, तो 12 महीने में, है ना। यही चीज होता है, तो यहाँ से हम लोग जो है गुना भाग कर देंगे, ये हमारा रेट निकल जाएगा। तो क्या हो गया, 2 चौके 8, 2 छक 12, या ऐसे काटते हैं, 3 से काट देते हैं, है ना, ठीक रहेगा। पहले 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 दूनी 8, अर्थात हमारा रेट जो निकल के आया 10%। अब इसी का जो है रिवर्स क्या करेंगे, टाइम में क्या करेंगे, भाग दे देंगे इतना से 2, और भाग क्या हो जाएगा, 8/12। ठीक है, तो ये हमारा 2 गुने में क्या आ जाएगा, 12/8, तो 2 चौके 8, चरतिया 12, यानी हमारा समय क्या निकल गया, 3 वर्ष। ठीक है, ये सब चीजें आप समझते होंगे, बहुत लोग नहीं समझते तो समझ लीजिए, है ना। ये क्या हुआ, 8 महीने पे तसले हम लोग कितना में, 12 महीने में, तो जो है इसको गुना करेंगे यहाँ पे, और ये जो है हम लोग यहाँ पे भाग कर देते हैं, यानी उतना भाग हो जाएगा। ठीक है, समय। चलिए, अब जो होगा 3 वर्षों का सियाई हमारा परसेंट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 33.1%। ठीक है, और इसी का मान दिया हुआ है 3641, तो हम लोग इसका तुलना करा देते हैं, तो 3641/33.1 अगुने कितना का मान पूछा जा रहा है, तो राशि कितनी होगी, यानी 100% का मान हम लोग
निकाल देंगे। तो यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, ये हमारा 3641 है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ठीक है। और यहाँ से जीरो हमारा दशमलव से लग जाएगा। अब इसको काटेंगे तो काट दीजिए, कितना मरते, तो एक मरते लगेगा, तो ये 33 3 36, यानी कि बच गया 33, फिर जो है 11 मरते में ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो 11 पे 3 जीरो, यानी 11 पे 3 जीरो कहें तो ऑप्शन आपका 3 नंबर दिख रहा है ना, 3 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। बस चीज़ें यहाँ था थोड़ा सा आपको फंसने वाली चीज़, है ना, और नहीं तो फिर जो है चीज़ें कुछ नहीं है। अब सियाई परसेंट है 10%, 5%, 15%, और ये सब जो है आप याद रखिए, 5 10 15 20, इतना तक तो कम से कम याद रखिए, तभी चीज़ें काम चल पाएगा, अन्यथा नहीं चल पाएगा। आइए, एक पाइप 32 मिनट में टैंक भर सकता है, रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भर पाता है, रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए ये हिसाब भी अच्छा है, और चीज़ें कभी कभी होता है कि छोटा चीज़ भी होता है, लेकिन आप जो है समझ नहीं पाते तो वो फास्ट हो जाता है। तो है इसमें क्या, देखिए, एक पाइप 32 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, तो पाइप पहला क्या है, 32 मिनट में ये जो है भर सकता है ना, एक भाग को। और दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भर पाता है। तो यहाँ इस चीज को समझना है, एक ये भरने वाला ये था, ये भर दिया 32 मिनट में, है ना, भर सकता है। दूसरा क्या है, रिसाव, तो रिसाव का मतलब है बी, वो जो रिसाव मान के लिए छेद है ना, बी रिसाव का छेद है, जब ये दोनों जब साथ में रहता है तो क्या होता है, ये 48 मिनट लेता है भरने में। ध्यान दीजिएगा, बी क्या है हमारा यहाँ पे, ये खाली करने वाला है और ये हमारा भरने वाला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 32 48 का आप जो है एलसीएम ले लीजिए, तो 32 या 96, 48 दूनी 96, 96 ले लेते हैं। तो 96 भाग हमको भरना है। अब ध्यान दीजिएगा, 32 कोई तीन से तीन, इसका इफिशियंसी ए का निकल जाएगा, और जब छेद खुला हुआ रहेगा और ये भी खुला हुआ रहेगा तो दोनों का इफिशियंसी हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, ये ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में हम लोग जो है घटाएंगे किसको, ए को, ठीक है। यहाँ पे चीजें आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, हिसाब तो बना देते हैं, कभी कभी यही चीज जो घुरा के पूछता है तो फंस जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको बी का मान चाहिए, यानी कि खाली होने में टैंक कितना समय लगेगा रिसाव के कारण, यानी उस छेद के कारण। और हम लोग जो है सीधे सीधे कर देते हैं, लेकिन करने के बाद जो है यहाँ पे चीजें समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी, यानी बी हमारा, बी का जो है वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। बी जो है रिसाव के कारण क्या होगा, तो ए प्लस बी माइनस ए करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ बी का मान आएगा, और इसी का वैल्यू भी यहाँ पे बैठाना होगा, है ना। तो वैल्यू क्या है, तो ए प्लस बी यानी 2 माइनस 3, यहाँ पे अब जो है -1 आ गया, ठीक है। अब इस चीज को समझना यहाँ पे जरूरी होता है बहुत, जो है बच्चे ये क्या करते हैं, -1 आ गया तो ये समस्या पैदा कर दिया, लेकिन समस्या नहीं है, क्योंकि हम आपको पहले इंगित कर दिए हैं, बी क्या है, खाली करने वाला, तो इसका मान जब भी आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आने का मतलब है कि ये एक भाग खाली कर रहा है, ठीक है। माइनस का मतलब खाली करना, तो ये जो है छेद क्या है, खाली करने वाला है, तो आउटलेट पाइप है, तो या आउटलेट ये जो छिद्र है, तो मतलब क्या है, तो ये खाली ही करेगा, तो इसका मान हमेशा माइनस में आएगा। तो ये क्या है, इसका इफिशियंसी 1 निकल गया, तो इसका मतलब हमको कराना कितना भाग खाली है, 96 भाग जब भरा हुआ रहेगा और ये सिर्फ बी खुलेगा, तो हमको क्या करेगा, वो 96 मिनट लगेगा, है ना। 96 मिनट कहें तो ये घंटा मिनट में दिया हुआ है, तो इसको फिर 60 से आप लोग जो भाग कर दीजिएगा, तो 60 का 60, और कितना बच गया, 1 घंटा तो पूरा पूरी हो जाएगा, बाकी बच गया 36/60, है ना। और इसको गुना कर दीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर मिनट में बदल जाएगा, यानी 1 घंटा 36 मिनट, ठीक है। तो मेन ये हिसाब उठाने का कारण यही था कि यहाँ पे हम लोग जो है कभी कभी मिस कर जाते हैं, हिसाब तो बन जाता है लेकिन कभी कभी मिसिंग होता है समझने में। तो चलिए समझ गए होंगे, बाकी यहाँ भी हम जो है करके दिखा दिए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर 96 मिनट है तो इतना करने का जरूरत नहीं था, ये तो हम कर दिए। 96 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा हुआ तो 60 मिनट निकल गया, तो 1 घंटा पूरा हो गया, बाकी बच गया कितना, 36 मिनट, तो 1 घंटा 36 मिनट, लेकिन उसको भी मिनट घंटा में कैसे बदलते हैं ये भी हम यहाँ पे करके दिखा दिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, आइए। अगला प्रश्न क्या है, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। ए और बी एक साथ 10 दिन तक कार्य करते हैं, अकेले सी कार्य को
एक्स दिन में पूरा करता है, एक्स का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात है, हम आपको बराबर बोलते हैं टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम में सबसे पहले काम देखते हैं। तो काम देखते हैं, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इफिशियंसी का जो है आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इफिशियंसी को रेशियो में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, ए और बी को देखते हैं हम लोग। तो क्या है, बी ए से, किससे, ए से, तो जिससे तुलना करें उसको हम लोग 100 मान लेते हैं, तो ए से, तो ए से क्या है, बी जो है 25% अधिक कुशल है, तो 25% का मतलब 125 हो गया। ठीक है, ए अगर 100 है तो ये 125 होगा, है ना। आइए, ये 5 है, चलिए इसको फिर से हम लोग लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, 125 है। ठीक है, ए अगर 100 है तो बी 125 है। चलिए, अब क्या कहता है, अधिक कुशल है, और सी बी से 20% अधिक है। सी क्या है, बी से। तो अब हो सकता है कि यहीं से हम लोग तुलना कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो बी जो है 125 है, तो सी कितना होगा, है ना। या फिर अगर यहाँ चीजें आप स्पष्ट नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, फिर बी और सी का हम लोग रेशियो यहाँ से ले लेंगे। तो क्या है, सी बी से, किससे, बी से, तो फिर किससे कहा जा रहा है, बी से, तो बी 100 मानेंगे तो सी हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ था क्या यहाँ पे कि हमको बी से जो है क्या, बी 120 मतलब सी, बी से क्या है, सी 120% है। तो यहीं से 125 का जो है हम लोग क्या करते, 125 का जो है 120% निकाल देते, तो हमारा जो है सी निकल जाता, अर्थात 25 पचे 25 से 25 चौके 100 और 4 12, यानी कि 30 पचे 150, यानी कि सी जो, सी का वैल्यू क्या निकल के आता, 150 निकल के आता, है ना। ये चीजें आसानी से किया जा सकता है, तो चूंकि डाटा यहाँ पे कुछ नहीं था, क्या था, तो हम लोग ऐसे करते, 125 का 20% निकालते, तो 125 का 10% निकालते तो 12.5, और ना, और 10 क्या होता है, 10 का दुगना है तो 12.5 का दुगना 25 हो जाता है, तो 125 जोड़ 125 जोड़ 25 कर देते तो 150 के करीब पहुंच जाते। ठीक है, तो ये चीजें आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, तभी चीजें को जल्दी आप जो है स्पष्ट कर पाइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर जो है ये थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आप यहाँ से करते तो क्या है, बी 125 है, बी 100 है, तो दोनों का मान आपको बराबर करना पड़ता है ना। तो चलिए, जैसे भी आप कर पाते हैं वैसे कीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। और दिक्कत क्या है, तो इसमें थोड़ा सा समय आपको 2 4 5 सेकंड अधिक लगता है। तो आइए, अब जो है ए का मान 100 हो गया, बी का मान 125 हो गया, सी का मान 150 हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसको काट खोट के रेशियो बना लेते हैं, चूंकि है क्या आगे करने में सहूलियत होगा। तो 25 चौके 100, 25 पचे 25 से, और 25 छक 150, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा 4 5 6 निकला, यानी कि ये क्या निकला, इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। ठीक है, अब इफिशियंसी का रेशियो निकल गया, तो काम ढूंढना है ना। तो कहता क्या है, फिर क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो ए 30 दिन में कर सकता है, ए एक दिन में कितना करेगा, 4 काम। तो यहां से काम हमको मिल जाएगा। तो क्या होगा, तो पूरा काम क्या निकलेगा, ए एक दिन में 4 काम करेगा, तो 30 दिन में क्या करेगा, 30 चौके 20 से, यानी काम हमको करवाना क्या है, 120 काम हमको करवाना है, ये पता चल गया हमको। ठीक है, अब आइए अगला स्टेप, ये सब तो रेशियो का था। ए और बी एक साथ 10 दिन तक काम किया, तो 10 दिन तक काम कौन किया, ए और बी। ए और बी का इफिशियंसी कितना है, 9 है। तो 9 के इफिशियंसी से ये काम करेगा, और कितना दिन तक करेगा, 10 दिन तक। तो 10 दिन में क्या किया होगा, 90 काम वो कर दिया होगा। तो 90 काम कर दिया, तो बचा कितना, 30 काम। 30 काम बचा है। अब आगे चलते हैं, तो कहता अकेले शेष कार्य को x दिन में करता है, यानी यही तो क्या है, x, सॉरी यहाँ पे x का मान नहीं है, ये 30 काम है मेरा, और x दिन पूछा जा रहा है। तो x दिन का मतलब c का वैल्यू निकालना है कि कितना दिन में काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 30 बटे, अगर समय निकालना चाहेंगे तो काम बटे इफिशियंसी, तो ये जो है इफिशियंसी सी का 6 है, तो इसका समय क्या निकल गया, 6 पचे 30, यानी कि ये हमारा x का मान निकल गया, यानी x दिन में जो है वो किया होगा, तो यानी कि 5 दिन में वो काम किया होगा, कौन, सी। शेष काम, शेष काम मतलब 30 काम जो है वो 5 दिन में किया होगा। चीजें समझ गए होंगे, कोई खास बात है नहीं यहाँ पे। मेन जो जमेला था यहाँ पे था, ये इफिशियंसी दिया हुआ था परसेंटेज में, इसी को रेशियो में बदलना था, और उसके बाद हम लोग को काम देखना था। बस इतना ही चीज इसमें था। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। इसमें क्या टिक लगा, सॉरी टिक इसमें जो है ऑप्शन आपका जो जाएगा 5 दिन जाएगा, है ना। ऑप्शन 4, क्योंकि 5 है, 6 पचे 30। ठीक है, चलिए, एक किसी कार्य
को 33.3 भाग को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य के 20% भाग को 9 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य को 30% भाग को 10 दिन में पूरा करता है। एक साथ ए और सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करें। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको सीजीएल में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे भी हम लोग लाए हैं, तो देखिए इसको जो है कैसे बनता है। तो क्या है, ए किसी कार्य को 33.3% भाग को 10 दिन में करता है, फिर बी उसी कार्य को 20 के 20% भाग को 9 दिन में, और वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सी से इस कार्य का 30% भाग को 10 दिन में। आइए, तो सबसे पहले आपको जो परसेंटेज का फ्रैक्शन है उसको जो है फ्रैक्शन में बदलने आना चाहिए। परसेंटेज का जो मान दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में बदलने आना चाहिए। तो क्या है, हम लोग देखेंगे ए 33.1/3, तो यहाँ इसका मान आप लोग सब जानते होंगे 1/3 भाग। 1/3 भाग क्या किया, 10 दिन में क्या किया है ना, ये क्या किया 10 दिन में, ठीक है। तो 1/3 भाग 10 दिन में करेगा तो पूरा काम कराने के लिए क्या होगा, समय अधिक लगेगा, क्योंकि ये 1/3 है कि मतलब क्या है, ये जो है 1/3 भाग है तो ये एक से कम है, तो एक से कम है, तो एक से कम में जो है हमको 10 दिन लग रहा है, तो अगर पूरा काम कराएंगे, एक भाग काम कराएंगे तो समय अधिक लगेगा। यानी कहने का मतलब ए हमारा क्या है, वो पूरा काम को करने में 10 या 30 दिन लगेगा। गुना नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, 10 या 30 दिन, यानी सीधा सीधी जो बटे में रहे उसको यहाँ से गुना कर दीजिए। तो ये हमारा ए का काम करने का जो है समय क्या लगेगा, पूरा 30 दिन लगेगा। उसी तरह से बी उसी कार्य के एक 20% भाग को, तो बी क्या है 20% भाग को, तो 20% का मतलब 1/5, यानी 1/5 भाग काम को वो क्या करेगा, कितना दिन में, तो 9 दिन में करता है। तो 9 दिन में करने का मतलब ये पूरा काम अगर इससे कराएंगे तो 9×5 = 45 दिन में ये कर देगा, ठीक है। आइए, वो एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले शेष कार्य को, शेष कार्य के यहाँ पढ़िए 30% भाग को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, शेष सी कार्य के 30% भाग को 10 दिन में पूरा करता है। अब आइए चीजें, सबसे पहले कि यहाँ पे वही चीज है कि काम आखिर करना क्या है, ये चीज आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम ढूंढिए। तो काम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 30-45 का एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5×45 हो जाएगा, तो 5 या 15 दूना 30, यानी 45 दूना 90। 90 काम हमको करवाना है, तो इसका एफिशिएंसी निकल गया 30 और इसका एफिशिएंसी निकल गया 2। अब कहता है तो क्या है, 9 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 8 दिन में 8 दिन तक कार्य किए। कौन किया, तो ए और बी 8 दिन तक काम किया। तो ए बी 8 दिन तक अगर काम करेगा तो 3 + 2, एक दिन में करेगा तो 8 दिन में क्या करेगा, 8×5 = 40 काम, अर्थात 40 काम कर दिया होगा। तो 40 काम कर देने के बाद हमारे पास शेष काम क्या बचेगा, 90 - 40 अर्थात 50 काम, है ना। और कहता है अकेले शेष कार्य का 30% भाग, है ना। अकेले सी क्या है, शेष कार्य का 30% भाग, ध्यान दीजिएगा। तो शेष कार्य मेरे पास क्या बचा, 40 कर दिया, है ना। तो ये बचा क्या हमारे पास जो है 50, और 50 का शेष कार्य का, यानी 50 का 30% भाग, तो 50 का 30% भाग, तो 50 का 30% भाग निकालेंगे तो हमारे पास 30/100 अर्थात क्या निकलेगा, 15 काम। और 15 काम जो है ये क्या कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहा है। 15 काम 10 दिन में कौन कर रहा है, तो सी कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो पूरा काम कराना चाहे तो ये कितना दिन लेगा, तो एक काम अगर कराना चाहे इसे तो 10/15, तो अर्थात 5 दूना 10, 5 या 15, यानी 2/3 दिन लेगा। 2/3 दिन में ये पूरा काम कर देगा, ठीक है। तो अब कहता है कि ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कौन कार्य को, तो ए और सी उसी कार्य को, यानी कि कहने का मतलब है जो काम हम करवा रहे थे, यानी कि ये 90 काम को करने में ए और सी कितना दिन लगेगा। तो इसका जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक दिन का काम यानी इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पे ये चीज हम समझाने के लिए आपको लिखे, इसी को उलट के लिख देते हैं, है ना। आइए, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ए का सी का इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 दिन में 15 काम, है ना। 10 दिन में क्या है 15 काम करता है, तो एक दिन में उसका कितना निकल जाएगा, तो 15/10 अर्थात 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 3/2 काम। अर्थात हमारा सी का ये इफिशियंसी निकल गया, सी का इफिशियंसी क्या निकल गया, 3/2 भाग काम। और जो है ए का इफिशियंसी क्या है, 3 काम। तो दोनों मिल करके अगर उसी काम को, कौन काम को, तो 90 काम को, 90 काम को दोनों मिल करके करना चाहे तो 90 काम करवाना है। और इफिशियंसी ए का कितना है, 3 है, और इसका इफिशियंसी कितना है, 3/2 है।
दोनों को जोड़ करके और भाग दे देंगे तो ये हमारा ए सी का जो है क्या निकल जाएगा, ए सी का समय निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3×6 3×9 यानी कि 90/9 आगुना 2 ऊपर में चला जाएगा, 9×10 = 90, अर्थात वो दोनों काम जो है पूरा काम करना चाहे ए और सी मिल करके तो 20 दिन में काम कर देगा, अर्थात ऑप्शन आपका जो है सी जाएगा। चलिए, अच्छा हिसाब था लेकिन चीजें कुछ नहीं था, सिर्फ जो है आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो धीरे धीरे आप करके आगे बढ़ेंगे तो आसानी से चीजें निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2560 रुपये है, एक वस्तु को बेचने पर उस पर 20% और X% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपये है तो X का मान ज्ञात कीजिए। है ना, क्या कहता है, एक वस्तु यानी इसी वस्तु को बेचने पर द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम इज इतना ऑन सेलिंग एन आइटम, है ना, उसी वस्तु को बेचने पर। ठीक है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड X% आर गिवन ऑन इट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज RS इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, वही चीज है, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा ये, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो एक वस्तु को नहीं, यानी यही वस्तु, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, या लिखना चाहिए दोनों सेंटेंस, थोड़ा सा एक आ गया यहाँ किसी आ गया, इसी में कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन ठीक है, इंग्लिश वर्जन सही है। तो कहने का मतलब है क्रय मूल्य इतना है और उसी पे डिस्काउंट, यानी कि क्रय मूल्य हमारा MP है, यहाँ पे सीधा सीधी ये मूल्य समझिए कि यहाँ पे सिर्फ जो है ये कहा गया है क्रय मूल्य, यानी परचेज प्राइस मीन्स हो गया कि खरीदे उतना में और उस पर फिर जो है बेचने पर उससे 20% और इतना का डिस्काउंट होता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है ना। ठीक है, चलिए चीजें ठीक है, वो 2560 रुपया पे हम लोग खरीदे, है ना, और 2560 रुपया में खरीद रहे हैं और उसी को फिर बेच रहे हैं तो क्या है, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब 20% का डिस्काउंट अगर फ्रैक्शन में बदल देंगे तो 5 का चीज जो है 4/5 में दिए, और फिर ये क्या हो जाएगा, X% का डिस्काउंट यानी 100 - X/100, और क्या हो जाएगा बराबर कितना का, ये 1679.36 का। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो ये तो जो है जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 2 जीरो, ये दशमलव है तो 2 जीरो से ये हमारा दशमलव हट जाएगा। ठीक है, गुना में, और ये 5 से इसको काट देते हैं, 5 × 25 और 5 × 5 12 × 25 60। अब जो है यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, 100 - X बराबर क्या हो जाएगा, 1679 अब बटे क्या हो जाएगा, 4×512। अब जो है काट कोट करना है बस, और कुछ नहीं। चलिए 4 से कट ही जाएगा, दिख ही रहा है ना, 4 से 4 चौक 16, और क्या हो गया, 4 × 4 3 7, 4 9 36, 4 8 32, 4 दूनी 4 चौक 16। ठीक है, ये हमारा कट गया 4 से। अब जो है यहाँ पे 512 से काट सकते हैं, 5 × 1 = 6 2 8। चलिए अब नहीं काटते हैं तो क्या है, थोड़ा सा देखिए ऑप्शन पे क्या है, 8 1 9 5 1 6 5 2 7 1 8 5 6 5 11 और 1 12 3। हाँ, डिजिटल सम का भी उपयोग किया जा सकता है ना, तो डिजिटल सम का उपयोग कर लीजिए। देखिए यहाँ 6 5 11 1 12, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, 3 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया इसका, और 5 1 6 हो गया, और ये हमारा 9 हो गया। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे 512, देखिए ये लगाना आप जानते होंगे तभी लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। 5 1 6 2 8, तो 8 हो गया ये इसका डिजिटल सम, तो इसका मतलब है कि इसको कितना से गुना करें, यहाँ पे डिजिटल सम क्या लाना है, 0 लाना है। 5 1 6 2 8, तो 8 को 8 से गुना कर देंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, तो 64 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 का मतलब 10 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 8 से गुना किए तो यहाँ भी 8 से आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये 9 तो खत्म हो गया, 8 1 9 ये खत्म हो गया, 4 4 8 8 8 64, यानी इसका भी डिजिटल सम क्या आ गया, 1 आ गया, और इसका भी डिजिटल सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 - X बराबर 1 होगा, तो यानी X बराबर अगर हम लिखेंगे तो 1 - 1 यानी 0, 0 का मतलब 9, 9 का मतलब जो है आपका डिजिटल सम जो है 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग काट खोट से बच गए। अब नहीं तो भाग दे करके देखिएगा तो वही जो है यहाँ पे 118% आएगा, और 118% में क्या हो जाएगा, ये 100 नहीं सॉरी 118 नहीं आएगा, चूंकि 100 में से जो है ये घटना है, तो 82 8 90 10 100, यानी कि ये 82 आएगा, और 82 में जो है ये 100 में से 82 घट जाएगा, तो हमारा जो है एक्स का मान निकल जाएगा। चूंकि 82 आना है, ये लास्ट में क्या है 4 है, तो 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, चलिए ये सब कर लीजिएगा। बाकी देखिए ये जो हमारा क्या है, ये इतना बेसिक है, बाकी यहाँ काट खोट आपको करना है, काट खोट करना आपका काम है, वो कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात
2:3 है, उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। यदि ए की आय बी की बचत के बराबर है तो ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन तो सारा सा है, लेकिन फिर भी जो है इसमें बच्चे लोग जो है फंस जाएंगे क्या। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ए और बी है ना, क्या क्या है, मासिक आय 2:3 है, यानी कि इसका 2x है, मान लीजिए 3x है, ठीक है। और उसके बाद बचत, तो बचत का मतलब क्या है, यहाँ पे बचत दिया हुआ है ए और बी का। बचत क्या है, मान लिया जाए 3y और 4y है, ठीक है। अब कहता है यदि ए की आय बी की बचत के बराबर है, ए की आय, तो ए की आय क्या है, बी की बचत के बराबर है, यानी 2x बराबर क्या है 4y, ठीक है। और तो ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/y बराबर 4/2, अर्थात 2 दूनी 4, यानी 2:1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो पूछा क्या जा रहा है, ए और बी के व्यय का अनुपात, तो ए और बी के व्यय का अनुपात यानी कि y का मान 1 हो जाएगा और x का मान क्या हो जाएगा, जो है 2 हो जाएगा। तो व्यय का मतलब हुआ यही बचत है, तो आय में से जो है व्यय निकलना है ना। तो आय में से व्यय निकले, सॉरी आय में से बचत निकलेगा तो व्यय निकलेगा। तो 2x माइनस 3y और क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y। तो ये यहाँ पे क्या निकल जाएगा, खर्च का जो है रेशियो, यानी खर्च मीन्स कहें तो व्यय का रेशियो निकल गया। तो x का वैल्यू 2 रख देंगे तो 4 हो जाएगा हमारे पास, और y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 माइनस 3, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 4। तो 4 में से 3 जाएगा 1, और ये 6 में से 4 गया 2, यानी 1:2, है ना। बस इतना ही चीज था। तो इसमें भी जो है कभी कभी चीजें आप सही से नहीं समझ पाएंगे तो ये मिस्टेक होने का डर रहता है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही तक, ये जो है 25 क्वेश्चन इसमें लगभग था, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।